ये जो लगातार अटैक हो रहा है स्पेशली चौटाला फैमिली पर, इसके पीछे कोई आपको लगता है साजिश है, कोई रणनीति है? नहीं जी, ये इनके मन में ना हमारे लिए शुरू से पेट पाप था, कोई आज का थोड़ी है। गौतम जी वो इंसान थे जो बड़े चोई साहब के खिलाफ भी लड़ते थे, चौटाला साहब के भी खिलाफ थे, हम भी हमारे खिलाफ भी रहे। हाँ, एक हिस्सा था हमारे परिवार का जो हमारे ही खिलाफ हो गए, वो उनके साथ जरूर लगे, एक अलग बात है। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जननायक चौधरी देवीलाल, उनकी विचारधारा की ये हमेशा खिलाफ रहे हैं। देखिए जी, राम कुमार गौतम जी एक बहुत एलिटिस्ट आदमी है, वो आपको भी उनकी भाषा से समझ में आता है जी। और वो उसी तरह से समाज को बांटने का काम करते हैं। देखिए जी, हमारे पूर्वजों ने हमेशा हमें एक सीख दी है, ठीक है, हमारे बड़ों ने हमें सीख दी, और जननायक चौधरी देवीलाल ने तो देखो जी सारे समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, ठीक है। तो हमने तो यही सीखा है जी, सब एक बराबर है। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये जो समाज को जिस तरह से बांटते हैं, अपने आप को सुपीरियर बताने का काम करते हैं। देखिए जी, मेरे किसी भी जमात, किसी भी जात के प्रति कभी कोई क्रोध नहीं रहा, लेकिन ऐसे जो लोग हैं ना, ये समाज का नाश करते हैं। जब अभी राम कुमार गौतम ने अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट दी थी ओम प्रकाश चौटाला को लेकर कि एक कहा करते थे कि ब्राह्मण और बीजेपी जहां दिखे इनको मुझे बताना, मैं नाश कर दूंगा। इसको लेकर जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने लीगल नोटिस भेजा और फिर आपकी तरफ से कहा गया, अभय चौटाला जी की तरफ से कहा गया कि इनको इतना डर था, पहले इनके मंचों से गालियां देते तब कहाँ थे? कहाँ थे? सही बात है, जब इनके पार्टी के अंदर थे तो तब भी गाली दे रहे थे, तब क्यों नहीं भेजा लीगल तो नोटिस? उनका लीगल नोटिस देना क्या मतलब? फिर भाई मेरे को तो तुक ही नहीं समझ में आता कि भाई पहली बात तो आपका तो हक ही नहीं बनता किसी भी एंगल से कि आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विचारधारा को आप कहीं पर रिप्रेजेंट करो। आप तो चले गए थे ना उनके खिलाफ, उनकी जीते जी उनके खिलाफ चले गए थे। लेकिन हो सकता है उनको पीड़ा हुई, उनको दर्द हुआ हो। जब आपके मन से आपके दादाजी के बारे में कहते तब नहीं हुई? तो ये कौन सी पीड़ा होती है, ये कौन सी चोट होती है जो कल नहीं लगी आज लगी? मेरे को ये समझा दे तो मैं मान जाऊंगा। भाई आपके मंच से बैठकर आपके दादों को गाली दी, आपके समाज को गाली दी, और फिर आपको भी दी, ठीक है। और दादा की तो चलो आप खिलाफ चले गए थे, आपके मंच से बैठकर आपके भाई को, आपके माँ बाप को, आपके पूरे परिवार को गाली दी। क्या करा आपने? लेकिन तब वो अलग बात है, वो सत्ता के लालच में बैठे थे। लेकिन वो तो ये भी कहते बड़ा माल कूटा इन्होंने, और कभी हेलीकॉप्टर लेने का मन करता था, कभी कहता था कि मैं रेलगाड़ी लूंगा दुष्यंत। इसमें पता है क्या है जी, दोनों ही ऐसे हैं, कहने वाला भी ऐसा ही है, जिसके लिए कह रहे वो भी ऐसा ही है। दादा गौतम की मैं एक बात बताता हूँ, जिससे ज्यादा ना किसी के पेट में जहर हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखा वो इंसान किसी को भी अपने अलावा किसी को भी आगे बढ़ते देख के ना खुश नहीं हो सकता। आप मंत्री पद नहीं मिला, मंत्री भी बन जाए ना, उसके संगठन में बहुत जब मंत्री बने थे, वो नहीं बने ना। मैं तो बोल रही थी, वो तो जाके कहते थे जेजेपी को, मैं बोल रही थी प्रवक्ता को कि आप रांद काट देते उस टाइम, बना देते, आज इतना जहर नहीं बोलते, वो शायद वो शांत हो जाते। नहीं, वैसे तो ठीक है, नहीं बना। अच्छा, कई लोग मंत्री बनने लायक नहीं होते। देखो राजनीति में क्या है जी कि जीत कोई भी सकता है, ये एक सच्चाई है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। इसके अंदर आज आपके साथ आपकी किस बात लोग मान ले, हाँ, किस बात का असर हो, और क्या पता किसी नेता की छवि में आपको जिताया जा रहा हो, ये तीनों चीजें होती हैं। कई एलिमेंट्स होते हैं, बहुत एलिमेंट्स होते हैं जी। जीत कोई भी सकता है, लेकिन वहां जाके एक स्टेट्समैन के रूप में अपनी बात जो आगे रखता है ना, याद लोग उसी को करते हैं। दादा गौतम को लोग याद जरूर करेंगे, पर अच्छी बातों के लिए नहीं करेंगे। हाँ, एक बात के लिए याद करेंगे, जो विधानसभा में इनकी लड़ाई हुई थी, गोबर वाला कांड। तो देखो इनके खुद के विधायक ने बोला, इनके खुद के मंत्री ने बोला, इनके खुद के समाज के इंसान ने बोला। हल्की बात नहीं है जी। जिस इंसान ने बोला, उस इंसान के मुंह से मैंने कभी ऐसी मतलब इस तरह की भाषा कभी सुनी नहीं। दादा गौतम के मुंह से तो रोज सुनते हैं, उनके मुंह से आज तक नहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा कभी नहीं बोलते ऐसे। तो उनका बोलना भी अपने आप में एक भारी बात है, और अपने ही पार्टी के विधायक के लिए बोले, और किसी के लिए नहीं बोले। मैं इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड कर लेती हूँ। रेखा शर्मा की जो स्टेटमेंट थी, बीजेपी से, वो एमपी हैं राज्यसभा, उन्होंने स्वर्गीय भजनलाल को लेकर बोला। कुछ दिन बाद जब वो मामला शांत हो रहा था, माफीनामा सब कुछ हो गया था, उसके बाद राम कुमार गौतम, ये कुछ लिंक करती हैं बातें आपस में? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी एक सोच है, अंदरूनी सोच है, कि भी जिस भी इंसान का थोड़ा बहुत अपना खुद का वजूद होगा ना, वो उनकी हिट लिस्ट पे पहला नंबर होता है कि पहले इसका पत्ता काटो,
इनके खुद के संगठन में भी जितने भी इनके पुराने नेता थे, आज एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो एक अलग बात है। नेता की बात करूं, जितने भी नेता थे कोई भी नहीं बचा लगभग, सबको खोटे लाइन कर रखा है। कोई कारण ही होगा। जो भी बीजेपी में उभरता है, आपने कभी उभरते हुए इंसान को मुख्यमंत्री आगे बढ़ते, एक आधा स्टेट छोड़ दो, हर जगह पपेट ही आता है। तो वो क्यों आता है? इनके जो आप देखो जो एमपीज भी बनते हैं राज्यसभा के, आप चाहे रेखा शर्मा जी की बात करिए, चाहे अभी ये जांगड़ा साहब बने थे, तो इनके भी मन में बड़ा जहर है। रामचंद्र जांगड़ा, इनको तो भूल ही गए थे हम हाँ, लोग। भूल ही गए थे। और आप कृष्ण बेदी को भी ऐड कर लें इसमें? नहीं, इनको भी कर लीजिए चाहे, पर जांगड़ा जी की मैं खास बात बोलूंगा। हाँ। देखो ना, उस आदमी को एमपी बनाया है जो अपनी और वो आदमी चौटाला साहब के बारे में बोल रहा है, किसी और के बारे में बोल रहा है, उन लोगों के बारे में बोल रहा है जो 5-5 बार मुख्यमंत्री रहे, चुनाव तो बनाए कितने जीते, और बोल वो आदमी रहा है जो सारी उम्र आज तक एक इलेक्शन नहीं जीता। इसलिए जी हमें ना इन बातों का ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। ये जो लोग ये बोलते हैं ना, कई बार क्या होता है जी, कई बार आपको भी देखना पड़ता है आप लड़ किससे रहे हो। लड़ाई भी कहते हैं ना बराबर वाले से करी जाती है। मैं क्यों उनसे लड़ूं? या मैं को विधानसभा में दादा को तो मैं लड़ता नहीं उनसे। क्यों? लोग बीमार आदमी है बेचारा, मानसिक तौर से बीमार है, क्या लड़ूंगा उससे? मेरी लड़ाई इन लोगों से नहीं है, मेरी लड़ाई इन लोगों की सोच से, जो ये समाज के अंदर जो जहर फैलाते हैं ना जी, हमारी लड़ाई इस सोच, इस पर विचारधारा से। अर्जुन जी, वो सामने से लोग कहते हैं कि ऐसा ये करते रहे, जब इनका राज था, चौटाला परिवार ऐसा करता रहा, तभी आज हाशिए पर हैं, सिर्फ 2 विधायक चुनकर आए हैं। तो गौतम साहब, आप तो उस टाइम बीजेपी के विधायक दल के नेता थे, और आप ही तो सपोर्ट कर रहे थे, हमें क्यों करा? उस समय रामकुमार गौतम जी विधायक दल के नेता थे, बीजेपी ने हमें सपोर्ट करा था, क्यों करा? हमने तो मंत्री भी नहीं बनाया था इनका कोई, फिर भी सपोर्ट करते रहे, क्यों करा? इसका कारण बताएं, मैं भी मानूं थोड़ा। वो कहते खत्म करने चले थे बीजेपी को, आज खुद खत्म हो गए। हमने तो लड़ी है, और हम कहाँ खत्म हुए हैं? ये शायद खत्म हो जाए, लेकिन हम नहीं खत्म होंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई वास्तविक नहीं है। हमारी लड़ाई, आपको क्या लगता है मेरी जो लड़ाई है कोई चौटाला परिवार की लड़ाई है? मेरी लड़ाई कॉकरोच वाली लड़ाई है मैम, खत्म नहीं होगी। अच्छा, आपको सच में लगता है कॉकरोच खत्म नहीं होंगे? नहीं हो सकता, लड़ेंगे वो। और वैसे भी आज मैं कहीं रिसर्च कर रही थी, तो रिसर्च में एक वीडियो मेरे सामने आया, तो उसमें कॉकरोच के बारे में डिटेल से बताया गया था कि ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो कुछ भी खा सकता है, और वो कैसे भी कंडीशन में रह सकता है, सर्कमस्टांसेस में रह सकता है। तो इसके पीछे का मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फिर लॉजिक समझ आया कि कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों, कि ये कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी समझ रहे होंगे आप, ऑडियंस भी समझ रही होगी, और कैसे भी सरवाइव कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं। हम आपकी गालियों पे भी जी लेंगे। वो जी रहे हैं। देखिए, बेरोजगार हैं, उनको आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उनको कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही, फिर भी वो जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। हमारे सरकारी हॉस्टल के हाल देखे हैं? जो बच्चे वहां आराम से रह रहे, खुशी से रह रहे हैं, आपको क्या लगता है आप उनको कुचल दोगे, दबा दोगे? जेल जैसी तो वो, क्या फर्क होता है? जेल के अंदर भी वैसी सी सुविधा मिलती है, बस फर्क इतना होता है आप अंदर बाहर नहीं जा सकते। कोई नहीं, थोड़े दिन ऐसे भी हो जाएगा। पर आप एक चीज देखिए जी, ये लोग बात करते हैं भारत देश को विकसित बनाने की, ये ना बड़ा ऑक्सीमोरन है। यानी एक ऐसा शब्द ये यूज करते हैं जिसका कहना कुछ और है, लेकिन इनको खुद उसका मतलब नहीं पता। क्योंकि विकसित देशों में लोग सवाल करते हैं, विकसित देशों में तो प्रधानमंत्री के घर पुलिस भी पहुंच जाती है और सवाल करती है कि जी लॉकडाउन लगा हुआ था, आपके घर में 8-9 आदमी ज्यादा कैसे आ गए? ये हुआ था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ, पार्टी चल रही थी, उनकी पार्टी चल रही थी, रिजाइन ले लिया, दे दिया, देना पड़ा मोरल ग्राउंड पे। मोरल तो ग्राउंड क्या यहाँ खत्म लगता हो है गया। लोग उनको बख्शते? क्योंकि लोग इन बातों को समझते हैं। लेकिन अर्जुन जी, जहां बैठकर बात करें, जिस देश में बैठकर हम बात करें, वहां पर नीट का पेपर बार बार 5वीं बार लीक होता है। 22 लाख बच्चे अपियर होने थे वहां पर, एस्पिरेंट थे 22 लाख, सोचिए आप, और वहां पर इस्तीफे की बात नहीं कर सकते आप। देखिए, नहीं तो आपको क्या लगता है भूलेंगे? तो आपको लगता है कि लिंक कर रहा था कॉकरोच जनता पार्टी और ये नीट वाला सेंटिमेंट? फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। अब तो 5 टाइम्स हो गया जी, अब तो याद है, अब तो रट गया, अब एक पैटर्न पता चल गया। ठीक है, इसीलिए तो ये गुस्सा निकल रहा है। देखिए जी, क्या है कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी, या सिर्फ बीजेपी की बात ना करो, कहीं पर भी कोई बदलाव आता है किसी भी प्रकार का, तो लोग वो बदलाव कोई मतलब कोई किसी मतलब ठीक है, इसमें पॉलिटिक्स भी एक बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन वो बदलाव के पीछे का सबसे बड़ा मूल होता है
लोगों के मन में एक उम्मीद होती है, होप होती है बदलाव का, कि यार ये जो हो रहा है मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ चेंज चाहता हूँ, और उम्मीद के साथ वो अपना वोट डालता है। ठीक है, 5 साल गुजरे, लोगों ने बदलाव की उम्मीद करी, आप उस लेवल तक नहीं ला पाए। आप बार बार कहते रहे कांग्रेस की गलती थी, 50 साल से देश पीछे था। ठीक है, समझ में आता है, कोई बात नहीं। फिर 5 साल आपको और मिले, और उन 5 साल में भी कोई बहुत बदलाव देखने को नहीं मिला। आपने नोटबंदी कर दी, लेकिन इकोनॉमी पे तो फर्क ही नहीं आया, 1% नहीं फर्क आया। आपने देखा नहीं फर्क? धुरंधर नहीं देखी फिर आपने? अच्छा, आपने धुरंधर नहीं देखी फिर? कमाल है मैम, धुरंधर पिक्चर 2004 की दिखा रहे हैं और 2004 में फैसला कर दिया। लोग मान रहे हैं ना उन चीजों को, सच मान रहे हैं ना, आप समझिए। परसेप्शन ही तो सब कुछ है। अब मेरा परसेप्शन आपके लिए है तो वही सारी कहानी ना, आपको लेकर पब्लिक में जो परसेप्शन है वही कहानी है। इनको ये नहीं पता कि ये कहानियां सुना सुना कर ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। देखिए जी, जितनी वो तो हर ज्यादा जगह जीतते जा रहे हैं, आप कह रहे हो कब्र खोद नहीं, रहे मैं कह रहा हूं ये हैं। जी 5 अभी राज्यों में इलेक्शन हुए, कहाँ एक जगह सरकार बदली है, देखिए मैम, एक जगह कांग्रेस, एक जगह विजय ने कुछ करिश्मा कर दिया। हाँ, कुछ भी नहीं, आप ये देखिए जी, सूरज जो है ना उगता है, जैसे ही सूरज उगता है रोशनी आ जाती है, पर लेकिन सूरज उगने का मतलब ये नहीं कि गर्मी पूरी हो गई है, वो ढलना शुरू हो गया। सूरज उगते 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 दोपहर तक पहुंचता है, जब गर्मी पूरी होती है। अभी इनकी गर्मी पूरी है, पर उस पूरी गर्मी के बाद दोपहर के 12 बजे के बाद गर्मी शाम तक रहेगी, लेकिन उसकी ढलान का जो राह है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, आप ये सत्ता में है मैम, क्या कौन इनको भी हराएगा स्टेट्स में, और किस तरह से ये सत्ता का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ये शायद करेंगे। लेकिन अभी क्या है, पहले क्या था, पहले 30% वर्ग इनके खिलाफ था, अब वो 40 हो गया, फिर वो 50 होएगा, फिर वो 60 होएगा, फिर वो 70 होएगा, फिर वो 80 होएगा। जब 80% वर्ग आपके खिलाफ हो जाएगा ना, कितनी मशीनें बदलोगे, कितने का आप चुनावी जुमले करोगे, कितने का आप मशीनरी का असल में क्या होता जी, जब कांग्रेस का सूरज ढल रहा था ना, ये भी एक देखने वाली बात है, तो जब कांग्रेस का सूरज ढल रहा था, जिन लोगों को दिख गया कि भी ये सूरज ढलने वाला है, अब बस चंद घंटे की रोशनी बची है, वो सारे उठ के इनकी तरफ आ गए। ठीक है, मतलब सिर्फ ये नहीं, जो अफसर भी इनके लगाए हुए थे वो भी इनकी तरफदारी करने लग गए, जो जज इनके थे वो भी इधर हो गए। आप समझ रहे हो, बेसिकली क्या है प्रॉब्लम, दोनों पार्टियों में नहीं, प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में भी आती है। जो ये कॉकरोच लड़ रहा है, हाँ वही मैं कह रही हूँ, वो किसी बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो किसी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, वो जो सिस्टम बना दिया गया ना उसके खिलाफ है। और यही बात है जी, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो ऐसे शिफ्ट हो गया। लेकिन कांग्रेस के लोग, मैं नेशनल लेवल पे बात करूँ, कांग्रेस के लोगों को लगता है कि ये मौका है हमारे लिए कि कोई हमारे लिए कर दे और हम तैयार बैठे हैं, ऐसा लगता है आपको? और हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाहती हूँ, यहाँ पर भी ऐसे लगता है मुझे, तो कोई मेहनत तो उस तरीके से कर नहीं रहा है, मुकाबला तो नहीं हो रहा है। देखिए जी, लोग इनसे उम्मीद लगाते हैं, लेकिन ये लोगों की उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाते। सच्चाई तो ये है। देखो, ये जो चुनाव का परिणाम आया जी, ये परिणाम से 2 साल में अगर कांग्रेस नहीं सीखी ना, तो जी वाकई में बहुत ढीठ है कांग्रेस, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से जी आपको अवगत होना पड़ता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भी आपकी कहाँ आपकी कमी रही है, कहाँ आपको जाना पड़ेगा, कहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, और लोग चाहते क्या हैं। आधे मुद्दे तो जी जो ये उठाते हैं, आधे क्या सारे ही मुद्दे जो ये उठाते हैं, या तो ये उन पे चर्चा नहीं करते, या तो उन पे ये चर्चा नहीं करते, या उस पर लोग चर्चा नहीं करते, तो फिर फायदा क्या है। सेशन पे आ जाते चर्चा से, आपने अच्छा याद दिलाया। अभी नारी वंदन अधिनियम को लेकर एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था हरियाणा असेंबली का, उसमें 2 विधायक दिखे विपक्ष के तौर पर, आप दिखे, आदित्य देवलाल चौटाला दिखे, आईएनएलडी के दोनों विधायक अंदर थे, और कांग्रेस ने पायलट सेशन चलाया, पूरा बकायदा स्पीकर बनाया, ये सब किया। वो कह रहे कि हमारा विरोध करने का तरीका था, क्या ये तरीका ठीक था? मैम, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, मैं उस सेशन के अंदर मेरे को टाइम मिला और मैं पूरा खुल के बोल रहा हूँ, और मुझे पता है, सबको पता है भी, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा में हालांकि उनकी आवाज कमजोर है, लेकिन नंबर्स तो है, तो उनको टाइम ज्यादा दिया जाता है। ऑब्वियसली मेरे से तो ज्यादा ही दिया जाएगा। हम भूल गए कि कांग्रेस के ही कुछ विधायक जो कांग्रेस के हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं है, वो तो अंदर थे, वो आए थे, वो हाजिर मानने आए थे। हाँ, वो तो सलाह दे रहे थे बल्कि कि होना चाहिए था अंदर, उन्होंने तो सरकार को सपोर्ट करा। पर एक अलग बात है, देखो वो भी पीड़ित है अपनी पार्टी से, और सारे नहीं थे, 4 फिर भी अभी ना हुड्डा साहब बचा रहे हैं उनको, पर हम उस चर्चा पे नहीं जाएंगे। आप ये देखिए कि जी, मतलब
मेरे आज तक ये बात समझ, विधानसभा होती भी इन चीजों पर है। और अगर आप में बोलने की क्षमता है, अगर आप अपनी बात रख सकते हो, तो देखो जी, यहाँ हुड्डा साहब बैठते हैं और बिल्कुल सामने वाली सीट जो है बिल्कुल ऑपोजिट मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष, दोनों आप बिल्कुल आमने सामने बैठते हैं। आप मेरे को ये बता रहे हो कि आप सामने सवाल नहीं कर सकते, आप बाहर जाके सवाल कर सकते हो। क्या, किस बात का डर है इनको? कोई डर है तो बताएं, क्योंकि जितने भी मुद्दे हुए हैं गंभीर मुद्दे, इन्होंने वोट चोरी की बात करी, ये नहीं थे सेशन में। इन्होंने मनीषा हत्याकांड की बात करी, ये खुद सेशन से वॉकआउट कर गए। इन्होंने क्या कहते हैं, महिला आरक्षण की बात थी, जिसमें ये सरकार कितना ज्यादा झूठ बोल रही है। आप ये देखो, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है। ये तो संशोधन ला रहे थे कि महिला आरक्षण बिल को हम परिसीमन के साथ जोड़ दे। विपक्ष ने ये बोला कि परिसीमन के साथ ना जोड़ो, आज करना है आज कर दो। हाँ, वो डिले हो जाता है, बहुत लंबा जाता है। और आप संख्या बढ़ाकर क्यों दे रहे हो? आज ही में दे दो, अगर आप जब बढ़ेगा तो उस हिसाब से बढ़ा देंगे। हाँ, तो आप ये इतनी सी बात कहनी, इतनी सी बात वो ये नहीं कह सके। और ये बीजेपी वाले अब फैलाए जा रहे हैं सारी दुनिया में झूठ, महिला शक्ति हरा दी, महिला शक्ति हरा दी। बिल का नाम तक महिला शक्तिकरण नहीं था। और जो बिल 2023 में पास हो गया, आप उसको कैसे पास कर सकते हो? और ये तो उस बिल के अंदर भी संशोधन नहीं ला रहे थे, ये परिसीमन के बिल के अंदर संशोधन ला रहे थे। मुद्दा था ही नहीं। लेकिन आप ये देखो ना, इनको इतनी समझ नहीं है कि भाई जहां पर लोग सुनते हैं आपकी बात, वहां बोलते नहीं हो। कभी सीढ़ियों पे बैठ के तमाशा करोगे, कभी बाहर बैठ के तमाशा करोगे, कहीं क्या करोगे। देखिए जी, हल्ले से क्या होगा? शोर मचाने से क्या है जी? लोग, जब आपने कभी देखा है, कभी सड़क पर लड़ाई हो जाती है या कोई सड़क पर तमाशा चल रहा होता है, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तमाशा देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ रहा आपके तमाशे से। अगर आपने बात करनी है तो आंदोलन करो, लोगों के बीच जाओ, बात रखो, उनके क्या कहते हैं, समस्याओं को विधानसभा में रखो। अगर मीडिया उसको उजागर नहीं कर रही तो आप मीडिया के बीच में जाओ, आप तरीके से उसको उजागर करने का काम करो। आप सोशल मीडिया को उन चीजों के लिए उजागर करने का काम करो। ये तो सोशल मीडिया भी नहीं यूज कर सकती कांग्रेस, बीजेपी इनकी धज्जियां बजाई रखती है। मुकाबला है नहीं बीजेपी का, बिल्कुल ये नहीं, बीजेपी का मुकाबला है। कौन है फिर मुकाबले में? कॉकरोच है। सारी उम्मीदें हम कॉकरोच से लगाएंगे। देखिए जी, कॉकरोच, आप, लेकिन कॉकरोच को भी तो एक सिस्टम चाहिए ना। नहीं, आप इसको गलत समझ रहे हैं। कॉकरोच मैं कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उसके मेंबरों की बात कर रहा हूं। वो तो हर जगह, आने वाली जो पीढ़ियां है ना, वो नहीं चाहती है सब, वो बदलाव ही चाहती है। मैम, बेसिकली क्या है, जो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो पढ़ लिख रही है ना, उनको इन बातों की समझ लग रही है, उनको अपने हकों की समझ लगती है। ठीक है, आज से 40 साल पहले क्या आपको लगता है महिलाओं को या किसी भी लगा लो कोई भी समाज जो पिछड़ा था या कुछ भी था, क्या उनको अपने हकों को उतना एहसास होता था जितना आज है? नहीं होता था ना। आज ज्यादा है, बिल्कुल, आज ताकत ज्यादा है। आज ये फोन बहुत बड़ी ताकत है। हाँ। आप मानोगे नहीं जी, हमारे एक कार्यकर्ता, जब हम प्रदर्शन में थे तो एक हमारा साथी है, पुलिस वाला आके कहता पीछे हटो नहीं तो डंडा मारूंगा। उसने फोन निकाला के मार डंडा, पुलिस वाला पीछे हट गया, कि उसको पता था पुलिस वाला गलत है। ताकत है जी, बहुत बड़ी ताकत है, और लोगों को ताकत का एहसास हो रहा है, और ये ताकत बढ़ेगी। देखिए जी, वही बात है ना, अंग्रेज सोच पाए, अंग्रेजों ने जब उस टाइम का सोशल मीडिया क्या था, पत्रिकाएं थी, जब उन्होंने लोगों की आवाज को रोकना शुरू करा तो उनको लगा हम सक्षम हो जाएंगे, वो नहीं कर पाए। अंग्रेज गई, कांग्रेस आई, फिर इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि भी मैं लोगों की आवाज को कंट्रोल कर पाऊंगी, नहीं कर पाए। जनता पार्टी का आंदोलन चला, जयप्रकाश जी का आंदोलन बहुत चला। हाँ। कांग्रेस दोबारा आई, फिर आंदोलन चला, फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर आई, फिर दोबारा आई, फिर बीजेपी आई सत्ता में। लेकिन हर बार किसी ना किसी ने कभी ना कभी कोशिश करी कि यार हम जो है लोगों की विचारधारा को या इसको कुछ हद तक कर पाते हैं, लेकिन आप परमानेंटली नहीं कर सकते। आप लोगों को एक बार उनके मुंह पर नकाब डाल सकते हैं, 2 बार डाल सकते हैं, बार बार नहीं डाल सकते। ये बदलाव आपके मेरे किसी और के कहने से